आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में क्लेश उत्पन्न नहीं होगा, उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी, उनके घर में माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम यहाँ दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, तो फिर मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने क्राव शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्राव शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था। वह हर जीव जंतु के आवाज़ को बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार की भोजन बना करके एक थाली में सजा करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती हैं। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती हैं, तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पे कुछ चींटियां घूम रही थीं, तो एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा वापस लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर और पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, वो हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय वो पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती हैं। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती हैं, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती हैं और कहती हैं कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती हैं और कहती हैं कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को भी बताऊंगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती हैं और कहती हैं कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना रानी समझते हैं, तो आपको ये बताना ही पड़ेगा।
अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, अगर मैं ये बात नहीं रानी को बताऊंगा तो रानी का विश्वास मेरे पर से खत्म हो जाएगा। रानी बहुत ज़्यादा जिद करने लगती हैं। कहते हैं ना, राज हट, तिरिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है। इन तीनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के तिरिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर मैं आपको यह बात बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती हैं कि जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज़्यादा जिद करने लगती हैं। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पे सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर बनते जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती हैं कि हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर बन जाता है। रानी के जिद करने के कारण राजा पूरा पत्थर बन जाता है। रानी रोने लगती हैं। रानी उन पत्थर को हिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती। रानी सर पटक पटक कर रोती हैं, विलाप करती हैं हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाता है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ये होता है तिरिया हट। आपकी इसी तिरिया हट की वजह से हम वहाँ से यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जा कर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुके हैं, अब आपको ही राज्य का पूरा कारोबार संभालना है। रानी कहती हैं कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती हैं जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। अब रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती हैं। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं तब मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हम पे भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुकी हैं। मोर मोरनी से कहता है कि अब हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से तो कोई बात छिपती नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी तिरिया हट के चक्कर में ना पड़ें। जो लोग तिरिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित होता है। स्त्री का हट आम जनमानस के लिए दुखदायी होता है। जो लोग समझदार होते हैं वह तो जैसे तैसे स्त्री हट से अपने आप को बचा लेते हैं। जो ना समझदार होते हैं वह बर्बादी के कगार की तरफ बढ़ जाते हैं। यह आज कलयुग से नहीं, सतयुग और द्वापर में भी ऐसा होता आया है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से हट की और अपने पिता के यहाँ आयोजन समारोह में गईं, और उसके बाद जो परिणाम हुआ उसको जानकर लोगों को जरूर मालूम होगा। यदि कैकेयी हट ना करती तो शायद इतना बड़ा राम रावण युद्ध ना होता। महाभारत काल में यदि द्रौपदी अपने अपमान का बदला लेने की हट ना करती तो शायद इतना बड़ा महाभारत ना होता। कलयुग में तो आम आदमी प्रतिदिन स्त्री हट का शिकार होता है। कभी कभी तो यह नौबत आ जाती है कि परिवार बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ज्ञान मिला होगा।
इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।